हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन। फिजिक्स के अनुसार कब माना जाएगा कि हमारा वर्क डन हो चुका है। सो लेट अस सी आवर आंसर्स इन दीज ऑप्शंस। ए में है ए मैन डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज अ वर्क, ये वर्क है, बट फिजिक्स के अनुसार दिस इज नॉट अ वर्क। बी देखते हैं, ए गर्ल परफॉर्म मेडिटेशन, दिस इज अ वर्क, दिस इज ऑल्सो वर्क, बट फिर से वही अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस इज नॉट अ वर्क। तो फिर वर्क क्या है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? लेट्स सी इन ऑप्शन सी। ए बॉय पुश्ड अ वॉल बट द वॉल डजेंट मूव्ड, क्या ये वर्क है? ये भी वर्क नहीं है। चलो डी में हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन दैट प्रोड्यूसेस मोशन, यस, सो दिस इज आवर आंसर, यही वर्क है। तो बेसिकली वर्क क्या हुआ? अगर आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाना एक कंडीशन हुआ, और फोर्स लगाने के बाद उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तभी वो वर्क कहलाए। ठीक है, तो सी केस में क्या प्रॉब्लम था? सी में बॉय ने वॉल को पुश तो किया, उसने वर्क करने का कोशिश किया, उसने फोर्स लगाया, बट वॉल डजेंट मूव्ड, मोशन नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एन वर्क। ठीक है, चलो। सो बॉय बेसिकली अपने मसल्स को तो स्ट्रेच किया, बॉडी में काम किया, बट वॉल पे वो वर्क डन नहीं कर पाया। ओके, तो वर्क डन, आई होप इट इज़ क्लियर। बॉडी है, फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के कारण उसमें मोशन भी प्रोड्यूस होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। वर्क डन का एग्जाम्पल इन सभी में से कौन सा नहीं है? ए में है एन इंजन पुल्ड अ ट्रेन, इंजन है, ट्रेन को पुल कर रहा है, यस, इट इज डूइंग अ वर्क। ओके। बी में है हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, यस, हॉर्स है, कार्ट को पुल कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, हॉर्स इज डूइंग वर्क। सी में है अ कुलिंग टेकिंग अवे लगेज ऑन हिज हेड, एक कुली है। जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हम लोग अगर ज़्यादा सामान है तो कुली हायर करते हैं, ठीक है। तो कुली हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, एक्चुअली वो वर्क कर रहा है, ठीक है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको पैसा ना दें? पैसा नहीं दोगे भैया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसा तो देना पड़ेगा, हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक्चुअली वर्क कर रहा है। फिजिक्स के अनुसार वर्क कैसे नहीं कर रहा है वो मैं आगे के क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये कुली कोई काम नहीं किया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है, नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ। डी तो हमारा है ही। सो बेसिकली इसको एक्सप्लेन मैं आगे करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है? वर्क डन में क्या दो कंडीशन था? एक था फोर्स और दूसरा था मोशन, मतलब डिस्टेंस कवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। सो वर्क डन बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। मोशन का होगा तो डिस्टेंस तो कवर करेगा ही ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। बट किसी किसी बुक में डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ किया गया है, तो हमारा आंसर उस केस में बी भी हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? डी, बोथ ए एंड बी, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस भी एंड वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। द यूनिट ऑफ वर्क इज। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का क्या यूनिट होगा? यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं पूछा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यूनिट का मतलब कोई भी यूनिट, मतलब कोई भी उसको यूज़ करता है किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, बट ऐसा यूनिट हर एक जगह यूज़ किया जाता है, हर एक कंट्री स्टैंडर्ड उसको मान के यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करके रखे हैं कि हाँ इसको लेके हम चलेंगे। बट यूनिट तो कोई अलग अलग भी मान सकता है, इंडिया में अलग, यूके में अलग, यूएसए में अलग, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ यूनिट पूछा जा रहा है, तो यूनिट के लिए हमें कोई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी, न्यूटन मीटर। बट यहाँ पे सी में जो आप देख रहे हो जूल, जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, एंड दैट इज एसआई यूनिट, बट वो यूनिट तो है ना। सो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी दोनों यूनिट है। बट ऐसा यूनिट पूछता तो ओनली सी, दैट इज जूल। आई होप यूनिट एंड ऐसा यूनिट आपको क्लियर होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, the formula for work done in lifting a body against gravity is। अब ये मतलब क्या हुआ, लिफ्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। सपोज आप एक बस स्टॉप पे खड़े हो और आपके हाथ में एक सूटकेस है और आपने उसको हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है उस सूटकेस को, तो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। एक्चुअली आप तो खड़े हो सूटकेस लेके, बट एक्चुअली यू आर डूइंग अ वर्क। कैसे, अगेंस्ट ग्रेविटी, उस सूटकेस को लिफ्ट करके आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि अगर आप सूटकेस को छोड़ दोगे तो वो तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको, उस सूटकेस को ना गिरने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ा, दैट इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला फर्स्ट में है W इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड में है एम इंटू एच, थर्ड में है एम इंटू जी इंटू एच, एंड फोर्थ में है जी एच। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा सी, W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। मतलब यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उस बॉडी का वेट, वेट मतलब W इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है, वेट इनटू कितने हाइट पे उसको पकड़ के रखे हैं, दैट इज एच। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इनटू हाइट, वेट मतलब एम इंटू जी मतलब मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू एच। सो एम जी एच इज द वेट, नॉट एम डी एच, एम जी एच, मास मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो दिस इज वर्क डन इन केस ऑफ लिफ्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया है, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। पहला है लिफ्टिंग द बुक्स फ्रॉम फ्लोर। यस, कुछ बुक सपोज टेबल या फ्लोर पे रखा हुआ है, उसको हम वहाँ से लिफ्ट करेंगे तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। यस, बी में है अ वेट लिफ्टर लिफ्टिंग वेट, वेट लिफ्टर है, वेट को उठा रहा है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली ग्राउंड पे बहुत भारी वजन रहता है, उसको वो उठाता है ऊपर की ओर, तो डैट इज ऑल्सो डूइंग द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, सी में है द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ एन एलिवेटर। लिफ्ट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद जो हमारा सोसाइटीज़ वगैरह होता है उसमें हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो लिफ्ट क्या करता है, नीचे से हमें ऊपर की ओर ले जाता है और ऊपर से नीचे भी लाता है। तो नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है, इट मीन्स द एलिवेटर इज ऑल्सो डूइंग द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पे तीनों आंसर सही हैं, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली इज। अब ये ऑब्लिकली क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमारे पास सपोज एक बॉडी है जो कि सपोज एक मोबाइल फ़ोन है जो कि एक टेबल पे रखा हुआ है, और हम एक साइड से फोर्स लगाएंगे और वो उसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सपोज़ कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो उसका मोशन कहाँ पे हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, बट यहाँ पे ऑब्लिकली हो रहा है। ऑब्लिकली मतलब देखो मैं इसको एक इमेजिन करता हूँ, सपोज़ आप अपने बचपन में जाओ, आपके पास एक टॉय कार जरूर होगा बहुत लोगों के पास, ठीक है, और आपने क्या किया, उस टॉय कार में एक स्ट्रिंग बांध दिया है, एक धागा बांध दिया है, और उसको फिर खींच रहे हो आगे ले जाने के लिए। तो क्या आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचते हो, क्या रोड के पैरेलल जब खींचते हो आप उसको कार के पैरेलल, नो,
क्या वर्टिकल खींच देते हो? नो, उस दोनों के बीच में खींचते हो। बट गाड़ी कहाँ मूव करता है? हॉरिजॉन्टली मूव करता है ना। तो हमने फोर्स तो लगाया ऑब्लिकली, बट हमारा गाड़ी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो इस केस में बेसिकली हमने जितना फोर्स लगाया है, सारा का सारा फोर्स मोशन प्रोड्यूस करने के काम नहीं आता है। तो कितना आता है? कुछ कंपोनेंट आता है। देखो, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका दो कंपोनेंट हो जाता है। एक होता है एफ कॉस थीटा, जो कि हमारा ग्राउंड के साथ होगा, और एक साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे एफ कॉस थीटा लेके चलेंगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट तो एस है ही। तो फाइनली हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। सो आंसर इज सी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जब हम फोर्स ऑब्लिकली लगाएंगे या कुछ एंगल पे लगाएंगे। एंगल यहाँ पे हमारा थीटा है। ओके, चलो, सो ये फॉर्मूला याद रखना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द वर्क डन बाय अ बॉडी इज जीरो। किसी भी बॉडी के द्वारा वर्क डन जीरो कब होता है? सो ए ऑप्शन में है व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स अप्लाइड। यस, देखो यहाँ पे कुली वाला एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या, देखो कुली बेसिकली क्या कर रहा है, पहले ए ऑप्शन को समझो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स अप्लाइड। सपोज हम फोर्स अप्लाइड जो कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब 90 डिग्री पे हो रहा है। तो उस केस में वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो पूरा वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अब हम लोग कुली का एग्जांपल लेते हैं। कुली के सर पे हमने लगेज रखा। अब कुली क्या करेगा? कुली उस लगेज को हॉरिजॉन्टली अपने सर पे रख के आगे बढ़ते जाएगा। तो वो बेसिकली लगेज को मोशन दे रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब फोर्स कहाँ पे लग रहा है? तो वो जो लगेज का वेट है वो उसके सर पे लगते हुए ग्राउंड पे लग रहा है, दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो सामान जो है, लगेज जो है, वो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और उसका फोर्स वर्टिकल लग रहा है। तो क्या दोनों के बीच में 90 का एंगल नहीं बन गया? बन गया। तो cos 90 कितना होगा? ज़ीरो। तो एक्चुअली उसने कुछ काम किया ही नहीं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बट उसने काम किया है। सो वी हैव टू पे हिम। ओके, चलो, सो दिस वाज द फंडा। नेक्स्ट इज बी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। यस, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस केस में भी हमारा वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो। कैसे? सपोज अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो जो मून है वो अर्थ से 90 डिग्री पे अगर है, होता ही है जनरली, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो 90 डिग्री पे होगा ही होगा। तो जैसे ही 90 डिग्री पे हुआ तो वहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? अर्थ जो है मून पे जीरो वर्क डन लगाएगा। ठीक है। सी में है व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग राउंड द अर्थ। यस, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो सैटेलाइट भी है जो वो अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा जब हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाएं और मोशन उसके उल्टा प्रोड्यूस हो जाए। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, सपोज मेरे पास एक फुटबॉल है, वो अभी रखा हुआ है ग्राउंड पे, मैंने उसको किक किया, मतलब मैंने उसको फोर्स लगाया तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में फुटबॉल जाएगा। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया, जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में गया, दैट इज वर्क बराबर 4F इंटू एस, फोर्स वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। बट अब कुछ देर फुटबॉल मूव करने के बाद क्या वो मूव करते ही जाएगा? नहीं, वो रुकेगा। कुछ देर के बाद ग्राउंड के फ्रिक्शन के कारण वो धीरे धीरे रुकेगा। इसका मतलब हमने फोर्स कहाँ लगाया था? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो
रुक रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि जस्ट उसके 180 डिग्री ऑपोजिट लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट लगता है मोशन की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, जो फोर्स है वो कहाँ लगा, मोशन के 180 डिग्री पे, जस्ट अपोजिट। तो उस केस में करना कुछ नहीं है, बस वर्क डन बराबर F इंटू एस होता है। पूरा का पूरा ऑपोजिट हो गया तो प्लस एफ को माइनस एफ कर देंगे। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, बी माइनस एफ इंटू एस, दैट इज वर्क डन। क्लियर? नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सो एवरीवन कमेंट इन कमेंट सेक्शन और बताओ कि क्या होगा इसका लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्या क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। क्या वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है? क्या क्या होगा? ट्रू होगा, ए, बी फॉल्स, सी अनसर्टेन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन इन द सेकेंड सेट ऑफ वर्क एंड एनर्जी।